हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैसा कि अपने पिछले पार्ट में लॉजिकल फार्मूला का पार्ट 1 लाए थे, तो लॉजिकल फार्मूला में बाकी फार्मूला तो हम कंप्लीट करा दिए थे, जो एंड, फॉल्स, इफ़, नॉट, और ट्रू था। ये फार्मूला हमने कंप्लीट करा दिया था अपने लॉजिकल फंक्शन के पार्ट 1 में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के और आप उसको देख सकते हैं, तो आपको ये बाकी के फार्मूले मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम लॉजिकल फार्मूला में जो हमारा दूसरा एक और लास्ट फार्मूला बचा हुआ है, इफ़ एरर करके, इस फार्मूला के बारे में आज हम दोस्तों डिटेल में जानने वाले हैं। इस फार्मूला को हम पहले पार्ट में इसीलिए स्किप कर दिए थे क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा इसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी। इनको अगर हम कवर करने लगते तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने इसको स्किप किया और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ये आज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये इफ़ एरर फार्मूला क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये क्यों दिया गया है MS एक्सेल में। ठीक है, तो चलिए, हमेशा की तरह जैसे हम किसी फंक्शन को बताने से पहले उसके बारे में थ्योरी जानते हैं, तो पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि लॉजिकल इफ़ एरर, आज ये टॉपिक है हमारा कि लॉजिकल फंक्शन में इफ़ एरर फंक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक्सेल 2007 में इफ़ एरर फार्मूला का उपयोग किसी फार्मूला में गलती आने पर एक वैकल्पिक मान प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह फार्मूला आपको त्रुटियों यानी एरर्स को संभालने में मदद करता है और आपकी सीट को साफ और पेशेवर यानी प्रोफेशनल दिखाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों सीधा सा कि मान लीजिए कि आप अपने MS एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं और आप कुछ लॉजिकल चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने जो लॉजिक अप्लाई किया है वो सही हो सकता है कि आपके द्वारा लगाई गई लॉजिक गलत भी हो सकती है, या कि आपने जो फंक्शन का नाम लिखा है हो सकता है उसमें भी कुछ मिस्टेक हो, है ना। तो इस टाइप की गलती आपके पास हो सकती है। तो अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो MS एक्सेल आपके इस तरह के गलती को कैसे दिखाएगा, क्या शो करेगा, क्या बताएगा कि आपने क्या गलत किया है। तो हर एक एरर के लिए, हर एक गलती के लिए इसने एक स्पेसिफिक फार्मूला बना रखा है कि अगर ये एरर आती है तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये एरर आती है तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो आज उसी एरर के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, आप जब भी MS एक्सेल यूज करते हैं तो आपको कभी कभी अजीब टाइप का उसमें मान देखने को मिल जाता है, वैल्यू देखने को, जैसे कि हैश वैल्यू हो गया, हैश नम हो गया, हैश नल हो गया। हैश के साथ ही मिलेगा, जो हैश का सिंबल होता है इस तरह से, देखिए ये हैश का सिंबल, ये जो है ना, इस तरह से ऐसे शुरुआत हो करके, इस तरह से शुरुआत हो करके और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से, ये देखिए। तो आप इस तरह के एरर कई बार देख चुके होंगे अपने एक्सेल में। अगर आप एक्सेल में काम करते आपसे आता है, अगर आप एक्सेल में इंटरेस्ट रखते हैं काम करने के लिए, तो आपके सामने भी इस तरह की प्रॉब्लम आती होंगी। ठीक है, तो क्या आप इनके बारे में, सभी के बारे में जानते हैं कि ये एरर हमारी कब आती है, ये एरर कब आती है, ये एरर क्या आती है, और ये एरर, इसकी एरर, और ये जितने भी प्रकार की एरर है ये एरर कब आती है ना। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इफ़ एरर फार्मूला होता है, तो अब आप सोचेंगे कि हम बता रहे हैं इफ़ एरर, लेकिन हम इन एरर के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो इफ़ एरर है तो हमारा इसी से रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इफ़ एरर फार्मूला का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इफ़ एरर वैल्यू और वैल्यू इफ़ एरर। ठीक है, यहाँ पे हम इफ़ एरर का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पास करेंगे, मतलब अपना लॉजिक लगाएंगे, और अगर वो लॉजिक हमारी गलत होती है
तो ये एरर के रूप में क्या शो करेगा, यहाँ वो मैसेज दिखाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा कि वैल्यू में क्या आएगा, यह वह फार्मूला या वैल्यू है जिसे आप जांचना चाहते हैं, मतलब जिसमें आप लॉजिक लगाना चाहते हैं। ठीक है, और वैल्यू इफ एरर, यह वह वैल्यू है जो तब प्रदर्शित की जाएगी जब वैल्यू में कोई त्रुटि होगी यानी एरर होगी। त्रुटि यानी एरर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया है आपको कि मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉलम हैं। ठीक है, कॉलम ए और बी। हम ए के मान को बी के मान से विभाजित करना चाहते हैं, मतलब ए के कॉलम ए में जो वैल्यू है उसको कॉलम बी की वैल्यू से हम डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर बी का मान 0 है, अगर बी का मान क्या है 0 है, तो डिवीजन ऑपरेशन में त्रुटि आएगी। जाहिर सी बात है कि अगर किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आएगा, जाहिर सी बात है कि उसमें एरर आएगी, क्योंकि 0 से क्या भाग देना है, 0 से तो भाग ही नहीं जाएगा। तो अगर आप इस तरह की कंडीशन देते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल आपको क्या रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए आप इस तरह से ऑपरेशन करवाते हैं एक्सेल से, तो एक्सेल आपको क्या बोलेगा, कौन सी एरर दिखाएगा उस टाइम पे। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको ये एरर देगा कि हैज़ डिवाइड अपॉन 0, मतलब आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं, जो कि ऐसा सही नहीं है, ये लॉजिक सही नहीं है। ठीक है, और देखिए आप अगर डायरेक्ट करेंगे इस तरह से बराबर का निशान लगा करके, अभी हम जब एक्सेल में प्रैक्टिकल करेंगे तो हम दोनों चीज़ देखेंगे कि अगर हम डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं तो हमारा ये मैसेज आएगा, ये रिजल्ट आएगा, और यदि इसको हम इफ़ एरर के फॉर्मेट में इस तरह से लिखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, फिर जो रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे, जो मैसेज लिखेंगे वो मैसेज इधर रिजल्ट के रूप में आएगा। यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू कैन नॉट डिवाइड, ठीक है, इफ़ एरर में, और लेकिन अगर हम बिना इफ़ एरर के इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ये डिवाइड बाई 0 और एक्सक्लेमेशन का सिंबल है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि आप समझ ना पाएँ कि डिवाइड बाई 0 और एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, इसका क्या मतलब है। इसलिए इसको और आसान बनाने के लिए कि हर कोई अच्छे से समझ जाए कि वैल्यू कैन नॉट डिवाइड, है ना, कि अगर 5 को आप 0 से भाग दोगे तो वो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इस तरह से क्लियर आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए कि आपकी सीट को क्लियर और पेशेवर यानी प्रोफेशनल दिखाता है। अब ये प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह से दिखता तो हर किसी के समझ में वो आने वाली चीज़ नहीं है ये एरर। ठीक है, तो देखिए एक्सेल में कुछ इस प्रकार की एरर होती हैं, ये टोटल 7 प्रकार की एरर हैं। हैश एन ए, हैश नेम, हैश डिवाइड, हैश वैल्यू, हैश रेफ, हैश नम और हैश नल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 फार्मूले ऐसे हैं जिनके 2 एरर ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा है। देखिए एक है हैश एन ए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, और हैश नेम यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा है। बाकी जितने भी एरर हैं सभी में एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हुआ है। ये देखिए, इसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल होता है विस्मयादिबोधक का। अब देखिए कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है और कहाँ पे एक्सक्लेमेशन आता है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि त्रुटियाँ माने एरर्स जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यह त्रुटियाँ उन स्थितियों को इंगित करती हैं जहाँ एक्सेल को किसी मान या नाम की पहचान नहीं हो पाती है। ये आमतौर पर तब होती है जब कोई सही डेटा उपलब्ध नहीं होता या गलत नाम उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब एक्सेल किसी चीज़ को पहचान नहीं पाता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई फंक्शन लिखे, फंक्शन का नाम लिखे, लेकिन नाम आप लिखना कुछ और था और लिख कुछ और दिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि बोलेगा ये नेम तो है, सही बात है, पर मैं इसको पहचानता नहीं हूँ क्या है। मतलब यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है ना, प्रश्नात्मक बात हो रही है कि ये नेम क्या है। ठीक है, तो जिसमें क्या है कि जिस चीज़ को एक्सेल पहचान नहीं पाता है, चाहे वो कोई मान हो, चाहे वो कोई वैल्यू हो या
कोई नेम हो जहाँ पे पहचान नहीं हो पाती है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है। और देखिए त्रुटियाँ जिनके अंत में एक्सक्लेमेशन होता है, यह त्रुटियाँ उन स्थितियों को इंगित करती हैं जहाँ कोई ऑपरेशन या तर्क मतलब आर्गूमेंट अवैध होता है। ठीक है, इनवैलिड होता है। ये त्रुटियाँ आमतौर पर तब होती हैं जब गणितीय या तार्किक ऑपरेशन में कुछ गलत होता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि ये जो एक्सक्लेमेशन है ये तब आती है कि जब आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी होती है। कि जैसे यहाँ देखिए, अब 5 को आप 0 से भाग दे रहे हैं, ये गड़बड़ है ना, क्योंकि गणित के नियम के हिसाब से तो ये सही ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की जो एरर आती हैं तो उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगा होता है। ठीक है, लेकिन जिन वैल्यू को या जिन नाम को एक्सेल पहचान नहीं पाता है, उनके नाम के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा होता है। ठीक है, चलिए अब इतनी थ्योरी जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट के प्रैक्टिकल करने में। तो चलिए हम सभी के लिए अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए #div/0 एरर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एरर का नाम लिखा है। ठीक है, और ये एरर कब आती है हमने ये भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 वैल्यू लिखे हैं, 1 2, और इनको हम लिखेंगे कि इनका रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, एक तो लाएंगे कि बिना इफ़ एरर लगाने से, और एक रिजल्ट लाएंगे जब हम इफ़ एरर को यूज करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि #div/0 एक्सक्लेमेशन क्या है। इस एरर का पूरा नाम क्या है, तो इस एरर का नाम है कि डिवीजन बाई 0 एरर। ठीक है, डिवीजन बाई 0 एरर, इसका मतलब है कि यह त्रुटि तब होती है जब आप किसी संख्या को 0 से विभाजित करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये #div जो है, तो कब इस तरह की त्रुटियाँ आती है कि जब आप किसी संख्या को 0 से भाग देने की कोशिश करते हैं, तब इस तरह की एरर आती हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पे देखिए कि क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं बराबर का निशान, और पहली संख्या है हमारी ये है, जिसका सेल एड्रेस है A4। इसको हम डिवाइड करते हैं B4 से। ठीक है, इतना हम डिवाइड किए और हम इंटर बटन दबा दिए। 5 को जब हम 2 से भाग दिए तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 2.5 मतलब 2.5 आया है। अब इसी को, इस फार्मूले को अगर हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे दोनों जगह वैल्यू थी तो उसको भाग दे करके और उसका रिजल्ट इसने लाया है, लेकिन जिसमें वैल्यू, जिसकी दूसरी वैल्यू 0 है, वहाँ पे क्या एरर आया है, #div/0। ये सेम एरर इधर आ गया। मतलब कि जो 8 है इसको 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते भाई, ये मैथ के नियम के खिलाफ है। ठीक है, हम 8 को 0 से भाग देंगे तो क्या भाग देंगे, भाग ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एरर तब आती है जब आप किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं। ये तो हमने लिख दिया डायरेक्ट सेल एड्रेस में। अब मान लीजिए कि इसी को अगर हम इफ़ एरर फंक्शन के साथ लिखें तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू इफ़ एरर। अब फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे कि ये A4 डिवाइडेड बाई B4, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे जो ये एरर, इस एरर में #div/0 आता है। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, क्या कि जैसे हम यहाँ पे लिख दें कैन नॉट डिवाइड। अब यहाँ पे इसको हम इंटर करते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे इसके सिधाई में #div/0 आया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिवाइड। ये देखिए आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ है तो हर कोई समझ सकता है कि ठीक है भाई कि हम 8 को 0 से भाग नहीं दे सकते, कैन नॉट डिवाइड। लेकिन अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो जो बहुत एक्सपर्ट होगा एक्सेल में वही समझ पाएगा
कि इस एरर का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हर कोई समझ जाएगा कि इसको हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप बिना इफ़ एरर के लगाते हैं तो डायरेक्ट वही एरर आती है, और यदि आप इफ़ एरर के साथ लगाते हैं तो उस एरर में आने वाले मैसेज को आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हैश डिव का। अब यहाँ पे आते हैं हम हैश एन का। हैश एन का मतलब होता है कि नॉट अवेलेबल, मतलब जब जिस वैल्यू को हम ढूंढ रहे होते हैं अगर वो वैल्यू नहीं है तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, हैश एन ए, मतलब वैल्यू नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं वी लुकअप का। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा ये वी लुकअप फार्मूला तो नया होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, ये वी लुकअप हमारा टेक्स्ट का फार्मूला है। यहाँ आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, टेक्स्ट से रिलेटेड फार्मूला यहाँ पे जब आप पढ़ने जाएंगे, ये देखिए लुकअप रेफरेंस, सॉरी टेक्स्ट का नहीं, लुकअप रेफरेंस में जब आप जाएंगे तो ये देखिए एच लुकअप, ये लुकअप और ये वी लुकअप यहाँ पे है ना, इनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। अभी हम जनरली चीज़ ये बता देते हैं कि जो वी लुकअप फंक्शन होता है तो ये वर्टिकली किसी भी वैल्यू को सर्च करने का काम करता है, वर्टिकल रूप से, हॉरिजेंटल नहीं। हॉरिजेंटल सर्च करने के लिए एच लुकअप होता है और वर्टिकल सर्च करने के लिए वी लुकअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू हैं जिनका सेल एड्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं कि बराबर का निशान लगाते हैं और वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप। अब हम इस वैल्यू में देखिए ढूंढना चाहते हैं 7 है क्या, कहीं देख लेते हैं। 7 लिखे, कामा लगाए, हम ढूंढना चाहते हैं 7 को, 7। अब यहाँ टेबल अरे पूछ रहा है तो हम इसको दे दिए ये टेबल अरे। ठीक है, फिर कॉमा लगाए। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जहाँ से हमारी टेबल शुरू होती है तो वो उस शुरू वाले टेबल का जो हम रेंज देते हैं तो जो पहला कॉलम होता है वही हमारा कॉलम नंबर 1 होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कामा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक रेंज लुकअप दे रहा है कि आप ये बताइए कि अप्रॉक्सीमेट मैच करेंगे या एग्जैक्ट मैच करेंगे। देखिए अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच में अंतर क्या होता है कि अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देगा। देखिए जैसे अगर हम इसको ट्रू करते हैं, ये ट्रू किए, और इसको अगर हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या दे दिया, 4 दे दिया, क्योंकि लगभग में ये कुछ ना कुछ लौटाया है हमको। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट कर देते हैं, नहीं भाई हमको एग्जैक्ट मैच कराना है, अगर 7 मिले तभी बताओ, अगर 7 नंबर मिले तभी बताओ मेरे को, अदरवाइज मत बताओ। ठीक है, तो हम कर दिए फॉल्स। अब यहाँ पे क्या आ रहा है एरर, हैश NA। ठीक है, मतलब अगर आप सही पूछ रहे हो कि 7 है कि नहीं है तो चलो भाई नहीं है हमारे पास 7। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये एरर तब आती है नॉट अवेलेबल की कि जब आप किसी भी वैल्यू को ढूंढ रहे होते हैं अपने सेलेक्टेड रेंज में और वो वैल्यू नहीं मिलती है, तब आपको ये रिजल्ट दिखाई देता है, ये एरर दिखता है कि हैश NA मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि यह त्रुटि तब होती है जब किसी फार्मूला या फंक्शन को अपेक्षित मान नहीं मिलता है। ठीक है, अपेक्षित मान नहीं मिल रहा है, क्या हम ढूंढ रहे हैं 7 को और इस पूरे रेंज में यहाँ से लेकर यहाँ तक में 7 लिखा ही नहीं है, 7 नहीं लिखा है। अब इसी फंक्शन को अगर हम इफ़ एरर के साथ लिखें और हम चाहते हैं कि हैश NA के स्थान पे कुछ और मैसेज लिख कर आए, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ एरर। अब इसके अंदर हम लगाएंगे वी लुकअप का फार्मूला, वी लुकअप क्या, फिर से वही हम 7 ढूंढना चाहते हैं, कॉमा जो हमारा टेबल अरे है, टेबल अरे हमारा ये है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, एग्जैक्ट मैच कराना भाई है ना, तो हम एग्जैक्ट के लिए फॉल्स लगा दिए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं,
फिर लगाते हैं कॉमा, और यहाँ पे अब हम मैसेज देते हैं। यहाँ पे मैसेज देते हैं क्या, वैल्यू नॉट अवेलेबल, वैल्यू नॉट अवेलेबल, ठीक है। और इंटर बटन हम प्रेस कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसको अगर हम जहाँ तक भी ड्रैग करेंगे, क्योंकि हर जगह ड्रैग करेंगे हर जगह वही यानी रिजल्ट आएगा, और इसको जब हम इफ़ एरर के साथ में यूज किए तो इसके एरर को ही हम कन्वर्ट कर दिया। हैश यानी के स्थान पे इस तरह का मैसेज दिखा रहा है कि आपने जो ढूंढा है वो वैल्यू नॉट अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप डिवीज़न और हैश यानी समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको कंप्लीट सीरीज एरर वाली बहुत कम देखने को मिलती हैं विथ प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम आपको हर चीज़ एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहें और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो आप इसके पहले ना जानते रहे होंगे आज वो भी जान जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला एरर है हमारे पास हैश वैल्यू का। ये देखिए हैश वैल्यू एरर कब आती है। तो हैश वैल्यू एरर कब आती है, यह त्रुटि तब होती है जब फार्मूला या फंक्शन में गलत प्रकार का तर्क दिया जाता है। अब देखिए गलत प्रकार का तर्क कैसे दिया जाता है, कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लस है, जो प्लस का निशान है ना, धन का चिन्ह है, तो क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। काहे का काम करता है, जोड़ने का। चाहे दो संख्या हो या दो अक्षर हो, संख्या और अक्षर आप अलग अलग समझ रहे हैं ना। अंक अलग है 0 से लेकर 9 तक, और दो अक्षर मतलब ए से लेकर जेड तक। लेकिन जुड़ने के लिए क्या जुड़ेगा, अक्षर अक्षर के साथ जुड़ेगा और अंक अंक के साथ जुड़ेगा, ठीक है। नंबर नंबर के साथ जुड़ेगा, कैरेक्टर कैरेक्टर के साथ जुड़ेगा, वर्ड वर्ड के साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो कि हम नंबर को कैरेक्टर के साथ जोड़ें तो ये सही नहीं है। अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, हैश वैल्यू एरर, ठीक है। चलिए इसको हम करके देख लेते हैं कि इक्वल टू पहला सेल एड्रेस प्लस दूसरा सेल एड्रेस, और हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए इन दोनों का जोड़ क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम इसी फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करते हैं, ये देखिए क्या आया, यहाँ पे हैश वैल्यू एरर आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि पहली वैल्यू हमारी ए है, और ए क्या है, अल्फ़ाबेट है, और 3 ये नंबर है। तो भाई अल्फ़ाबेट को हम नंबर से कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते ना, इसीलिए यहाँ पे एरर आया है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, पहली वैल्यू 10 है लेकिन दूसरी वैल्यू क्या है, बी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी एरर आ गया है। इसका मतलब है कि जब आप फंक्शन में गलत प्रकार का आर्गूमेंट पास करेंगे तो वहाँ पे हैश वैल्यू एरर आएगी, ठीक है। आप नंबर को नंबर से ही जोड़िए और कैरेक्टर को या अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से ही जोड़िए। नंबर को अल्फ़ाबेट से या अल्फ़ाबेट को नंबर से मत जोड़िए, नहीं तो ये एरर आएगा, ठीक है। तो हैश वैल्यू का एरर ये होता है। ये हम बिना इफ़ एरर के लगाए हैं। अब इसी का रिजल्ट यदि हम इफ़ एरर के साथ लगाते हैं तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे इफ़ एरर, अब यहाँ पे हम लगाते हैं ये प्लस ये दोनों हो गया, और डबल कोट में मैसेज देंगे कि अगर ये हमारी कंडीशन हमारी ये सही होती है तब तो हमको रिजल्ट दे दे, लेकिन यदि गलती होती है तो मैसेज क्या आना चाहिए, मैसेज ये आना चाहिए कि इनवैलिड ऑपरेंड, इनवैलिड ऑपरेंड। दोस्तों ऑपरेंड किसको कहते हैं जानते हैं क्या आप लोग, देखिए ये जो वैल्यू है ना इनको ऑपरेंड कहते हैं, और इनको जोड़ने वाला जैसे प्लस का जो निशान है उसको ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, वैल्यू 1 वैल्यू 2
वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इनको ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको जब ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि जो रिज़ल्ट सही है वो तो सही दे रहा है, लेकिन जहाँ पे हैश वैल्यू का एरर आ रहा था बिना इफ़ एरर फंक्शन के साथ, तो वहीं पे इनवैलिड ऑपरेंड आ रहा है जब हम इफ़ एरर फार्मूला यूज करते हैं तो। ठीक है, तो इसको भी आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि हैश वैल्यू कब आता है। ठीक है, अब चलिए एक अगला है हमारे पास हैश रेफ का, इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। रेफ का मतलब फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेफरेंस। ठीक है, इनवैलिड सेल रेफरेंस एरर्स। ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, अब मान ली और यहाँ पे हम एक मान रखे हैं 5%। हम निकालना चाहते हैं कि इस वैल्यू का 5% कितना होगा। ठीक है, देखिए इक्वल टू इस वैल्यू का इंटू 5%, कितना आया 0.25 आया। इसको हम नीचे तक ऐसे ड्रैग करेंगे, लेकिन देखिए ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इस सेल को जब हम ड्रैग करते हैं तो इस सेल का एड्रेस बढ़ता जाता है। इस सेल के एड्रेस को हमको लॉक करना है, F4 दबा के हम लॉक कर देंगे तो ये फिक्स रहेगा 5 ही तक हो, सभी का 5% निकालना है। तो ये देखिए अब सबका ये रिजल्ट आ गया है ना कि 10 का 5% 0.5 और 8 का 4% 0.4। ठीक है, इस तरह से ये दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो हमारे पास जहाँ पे इसका रेफरेंस क्या है कि 5%। ठीक है, और 5% इसका रेफरेंस कौन सा है? J15 है। अब इस रेफरेंस को ही मान लीजिए हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर ऐसे हटाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये सेल ही ना रहे, ठीक है, इस सेल को ही अगर हम डिलीट कर देते हैं, मान लीजिए इस तरह से डिलीट कॉलम। ठीक है, अब देखिए अब वो कॉलम ही डिलीट हो गया, तो अब यहाँ पे एरर क्या हो गया? इनवैलिड सेल रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैश रेफ का एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जिस रेफरेंस के थ्रू आपने इसका परसेंट निकाला था वो रेफरेंस ही ख़त्म हो गया, इसलिए इसका क्या है रिजल्ट आपको हैश रेफ आया है। क्योंकि आपका रेफरेंस तो यहाँ से था और वो रेफरेंस तो ख़त्म हो चुका है, उसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसलिए ये एरर आता है जब रेफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, इसको हमने तो डायरेक्ट निकाल दिया। अब इसको हम इफ़ एरर के साथ में भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इफ़ एरर इक्वल का सिंबल लगा के इफ़ एरर इसका हमको क्या निकालना है? 5%। और यदि सही हो तो सही इसका रिजल्ट दे दे, अदरवाइज जब ये रेफरेंस ना रहे तो रिजल्ट क्या दे? रेफरेंस नॉट फाउंड। ठीक है, रेफरेंस नॉट फाउंड, ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो अभी तो ठीक है, देखो अभी क्या है कि इसको हम सब लॉक कर देते हैं थोड़ा सा, तो देखिए अभी इसका रिजल्ट सब कुछ सही देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम जब इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पे हैश रेफ आ जाता है और यहाँ पे क्या आएगा? रेफरेंस नॉट फाउंड। देखिए इसको हम डिलीट करते हैं तो ये देखिए हम इस कॉलम को डिलीट कर दिए, ये देखिए क्या आया? बिना इफ़ एरर के हम लगाए थे तो हैश रेफ आ गया डायरेक्ट, लेकिन अगर हम इफ़ एरर के साथ में लगाए हैं तो रिजल्ट इसका इस तरह से आ रहा है, रेफरेंस नॉट फाउंड। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, उसका हम आपको निदान बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बोर मत होइएगा, क्योंकि अगर हम आपको बताने में बोर नहीं हो रहे हैं तो आप लोग सीखने में तो बिल्कुल भी बोरियत महसूस मत करिएगा।
वरना बहुत कुछ आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। इसलिए अब वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखें, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास 3 ठो एरर और बची है। पहला है ये हैश नम, फिर है ये है हैश नेम, और ये है हैश नम, और ये है हैश नल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। एक इसमें लगा है क्वेश्चन मार्क, और किस में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और तो किसी में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे किस में हमने बताया था, हैश नेम और हैश यने, ठीक है। हैश नेम में और हैश यने यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है पर लेकिन लगता है जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या, इसमें ये हैश नेम का जो एरर है वो कब आता है कि यह त्रुटि तब होती है जब एक्सेल किसी फार्मूला या फंक्शन के नाम को पहचान ही नहीं पाता है, नहीं पहचानता है, तब इसकी एरर आती है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाया है, चलिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, ठीक है, हमको जोड़ना है, और जैसा कि हमको पता है कि जोड़ने के लिए सम फंक्शन होता है, पर यहाँ पे हम गलती से SUM लिख दिए, ठीक है। और अब हम इसको लिख दिए ऐसे, ये इस तरह से, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए और इंटर कर दिए। अब देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि आपने और जो लॉजिक लगाया है, लॉजिक तो सही लगाया है, ठीक है, लेकिन आपने जो फंक्शन का नाम दिया है वो नाम क्या है वो मेरे को मिल नहीं रहा है। एक्सेल ऐसा बोल रहा है कि आपने जो ये सम का फंक्शन लिखा है ये हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, ये आप कहाँ पा गए, ठीक है। इस तरह से ये बता रहा है और इंडिकेट कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि ये नेम क्या है, जो आपने नेम लिखा है SUM नेम क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये हैश नेम की एरर तब आती है जब एक्सेल इसको पहचान ही नहीं पाता है। अब यहीं पे मान लीजिए आप इसको सही कर दें तो देखिए इसका रिजल्ट आ गया सही, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं तो ये पूछने लगेगा कि ये हैश नेम है, ये पता नहीं, मेरे को नहीं पता ये क्या है। इसी को अब आप इफ़ एरर के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ एरर और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं फिर से एक फार्मूला यही सम का, और ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसको हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए, कॉमा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए क्या, इनवैलिड नेम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हैश नेम आ रहा है, लेकिन अब हैश नेम को कस्टमाइज करके हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इनवैलिड नेम। भाई आपने ये जो नाम लिखा है फंक्शन नेम तो इनवैलिड है, ये हमको नहीं पता ये क्या है, ठीक है। तो हैश नेम का एरर हमारा कब आता है कि जब एक्सेल उस फंक्शन को नहीं पहचान पाता है, मतलब आप उस फंक्शन के नाम लिखने में गलती किए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, वहाँ पे आप हैश नेम का एरर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, हैश नम मतलब इनवैलिड नंबर एरर। इनवैलिड नंबर एरर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि यह एरर तब होती है जब फार्मूला में अवैध संख्या का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अवैध संख्या क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट आप समझ रहे होंगे ना, ठीक है। जैसे जिस संख्या को यहाँ पे उसी संख्या से गुणा करने पर जो आता है, ठीक है। देखिए जैसे ये इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि जब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। तो अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमको स्क्वायर रूट तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्क्वायर रूट सिर्फ जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हीं बस का निकलता है। जो नकारात्मक संख्या होती है उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है। अगर यकीन ना हो तो करके देख लो। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक फंक्शन है
इक्वल टू SQRT, ठीक है, और नंबर लिखो। यहाँ पे ये हम सेल एड्रेस दे दिए, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे 4, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि 4 कैसे बना, 2 दूनी 4। अब इसको जो हम नीचे तक ड्रैग करेंगे ऐसे, ये देखिए, ठीक। तो ये जो सही है उनका तो आ गया, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है, देखिए 16 को हमने कैसे लिखा है, माइनस में लिखा है। तो हमने आपको क्या बताया कि अवैध संख्या, और ये अवैध संख्या है इसके लिए, हालांकि हर जगह ये अवैध नहीं है, लेकिन कंडीशन के आधार पर, अभी के कंडीशन के आधार पर ये क्या है, इनवैलिड नंबर है। क्यों? क्योंकि माइनस का जो नेगेटिव नंबर होते हैं, नकारात्मक संख्या होती हैं, उनका स्क्वायर रूट नहीं होता है, नहीं निकाला जाता है, इसलिए इसको ये हैश नम का एरर दिखा रहा है, मतलब ये नंबर इनवैलिड है, ठीक है। इसी को अगर हम इफ़ एरर के साथ यूज करें तो इस तरह से इफ़ एरर और फिर से हम लगाएंगे SQRT, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको देंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कामा लगा के यहाँ पे लिखेंगे कि इनवैलिड नंबर, ठीक है। इस तरह से अगर सही है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और यदि गलत है तो रिजल्ट क्या आएगा, इनवैलिड नंबर। ये देखिए, हैश नम जहाँ आ रहा था वहाँ अब क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर। ये किसकी मदद से हो रहा है दोस्तों, ये लॉजिकल में जो ये इफ़ एरर फंक्शन है, इनका यूज करके हम ये एरर को जो है तो कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अपने हिसाब से हम एरर यहाँ पे ला रहे हैं ताकि हम उसको समझ पाएँ अच्छे से इफ़ एरर फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये नम जो एरर है इसको भी समझ गए होंगे। अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है, देखिए कि नल क्या होता है, नल रेफरेंस एरर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले इसको जान लीजिए कि ये नल एरर आता कब है। तो नल एरर कब आता है, यह त्रुटि तब होती है जब दो रेंज को इंटरसेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश की जाती है, जिनमें कोई सामान्य सेल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे पहली वैल्यू ये है जिसका सेल रेंज ये है, और दूसरी वैल्यू का सेल रेंज ये है। अब मान लीजिए कि इन दोनों सेल रेंज को हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं सम का फार्मूला, और पहला सेल रेंज हम यहाँ से यहाँ तक दे दिए, ठीक है। अब स्पेस दबाए और दूसरा हम यहाँ से दे दिए, ये दूसरे वाले का, ये A37 से A42 और ये B37 से B42। ये अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या, दो रेंज है ना अलग अलग, पहला रेंज है ये A37 से A42 और दूसरा रेंज क्या है B37 से B42, ठीक है। और इसको अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो एरर क्या आएगी, हैश नल, ठीक है। हैश नल मतलब नल रेफरेंस एरर। नल का मतलब है कुछ नहीं कि आपने क्या किया है। लेकिन अब मान लीजिए कि यहीं पे एक छोटा सा काम हम कर दें। यहाँ पे अगर हम आप इस तरह से लिखें कि सम, और ये पहला सेल रेंज दे दें, फिर छोटा सा लगा दें कामा, और फिर इसको लिख दें इस तरह से। अब आपका ये बराबर काम करेगा, ठीक है। ये देखिए अब आप इसको दोनों को जोड़ सकते हैं। इन दोनों का जोड़ क्या हुआ, बराबर हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था। इंटरसेक्ट कैसे हो रहा था, क्योंकि आप यहाँ पे इसको सेपरेट किए ही नहीं थे ना। यहाँ पे अगर आप सेपरेट नहीं करेंगे तो हैश नल दिखाएगा कि भाई हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप ये करवा क्या रहे हो। अगर आप इसको कामा लगा दोगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और अलग हो जाएंगे तो रिजल्ट दे देंगे, और अगर अलग नहीं होंगे तो यही हैश नल का एरर देगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से इफ़ एरर के साथ इसको हम यूज करके और लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऐसे इफ़ एरर। जब इफ़ एरर लगाएं तो यहाँ पे हैश नल आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। यहाँ पे सम
ब्रैकेट ओपन, पहला सेल स्पेस, दूसरा सेल रेंज, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम ये मैसेज लिख दें क्या है। अगर इस तरह से नल एरर आता है तो क्या लिख के आना चाहिए इफ़ एरर में, यदि एरर है तो क्या लिख के आए। यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे कि रेंज इंटरसेक्ट और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए जहाँ पे नल आ रहा था वहाँ पे रेंज इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक, हर जगह रेंज इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम कामा लगा देते हैं, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कामा लगाने पर इनको रिजल्ट ला सकते हैं, और यदि हम कामा नहीं लगाते हैं तो इनको समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे ये एरर दे देता है हैश नल का। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से टोटल 7 प्रकार के एरर होते हैं MS एक्सेल में, और जिनको हम सिंपली और इफ़ एरर फार्मूला के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इतने एरर के बारे में, और ये कौन सा एरर कब यूज होता है, मतलब कौन सी गलती करने पर कौन सा एरर आता है। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलिए दोस्तों, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।